शादी होते ही आंचल के मायके वाले बेघर हो जाते हैं। उनकी जमीन तो होती है पर किसी वजह से वो लोग अपनी ही जमीन पर घर नहीं बना पाते, क्योंकि आंचल का पति लॉयर होता है, इसलिए वो कोई ना कोई तिगड़म लगाता है और आखिरकार आंचल के घर वाले अपनी जमीन पर घर बना ही लेते हैं। ऐसे ही एक दिन आंचल अपने पति विपिन के साथ अपने मायके जाती है। अरे भाई सासू माँ, आपने तो बड़ा ही शानदार घर बनाया है। एक हमारा घर देखिए, चिड़िया घर हो गया है। इतने छोटे से घर में इतना बड़ा परिवार बसा हुआ है। दामाद जी, ये घर भी तो आप ही की वजह से बन पाया है। आप इसे अपना ही घर समझिए। अगर कभी भी लगे कि आपके घर में दिक्कत हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक अपनी बीवी के साथ यहाँ आ जाना। अगर ऐसी बात है सासू माँ, तो यहाँ से जाना ही क्यों? मैं तो अपना सामान लेकर आया हूँ। अब तो मैं कुछ दिनों तक यहीं रहूँगा आराम से। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? भला एक बेटी दामाद कैसे अपने ससुराल में रह सकते हैं? माँ, इनकी तो आदत है मजाक करने की। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। अरे सच में आंचल, तुम खुद इतनी कॉमेडियन हो और मुझे मजाक क्या कह रही हो? अरे मेरा बैग खोलकर देखो, उसमें मेरा बिस्तर, तकिया, लैपटॉप, कपड़े, जूते सब कुछ है। और वैसे भी अभी तो सासू माँ ने कहा कि इसे मैं अपना ही घर समझूं और अपने ही घर में रहने में कैसी शर्म। इतना बोलकर विपिन अपना सारा सामान लेकर अपनी सास के कमरे में जाकर आराम से सो जाता है। पूरा दिन इसी तरह से निकल जाता है। आंचल को कुछ समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपने पति को लेकर ससुराल जाए। शाम होती है और जैसे ही शाम को सुमन अपने दामाद जी के लिए चाय नाश्ता लेकर जाती है, वैसे ही विपिन अपनी सास से कहता है, सासू माँ, आपने तो बड़ी जल्दी इस कमरे को पूरे अपने सामानों से भर दिया। मैं क्या कह रहा था, मुझे ना अपने लिए ये कमरा पसंद है, इसलिए आप अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लीजिए। वो दरअसल क्या है ना, मेरा खुद का सामान ही बहुत सारा है, देखिए ना कैसे इधर उधर बिखरा पड़ा है। इतना बोलकर विपिन अपनी सास के हाथ से चाय की ट्रे ले लेता है और खुद चाय बिस्किट खाने लगता है। तो वहीं दूसरी ओर जब सुमन अपने रूम की हालत देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि विपिन ने रूम की बहुत बुरी हालत कर रखी थी। सुमन के पूरे कमरे में सिर्फ विपिन का ही सामान फैला पड़ा था। अपने रूम की ऐसी हालत देखकर सुमन अपने दामाद से कुछ नहीं कह पाती और अपना रूम खाली करने की तैयारी में लग जाती है। ये देखकर आंचल अपनी माँ से अकेले में कहती है, माँ, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने अपना रूम क्यों खाली कर दिया? अरे बेटा, मैं अपना रूम कैसे खाली ना करती? तूने देखा नहीं, पूरे कमरे में दामाद जी का सामान बिखरा पड़ा है और उन्होंने मुझे साफ साफ तो कहा कि मैं ये रूम खाली कर दूं। इतना बोलकर सुमन चुपचाप अपना सामान लेकर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती है। शाम को आंचल अपनी माँ के साथ खाना बनाने लगती है कि तभी वहाँ विपिन फोन पर बात करते हुए आता है और अपनी सास और अपनी बीवी से कहता है, चलो भगवान का शुक्र है जो मैं सही समय पर आ गया। क्यों, आपको कुछ स्पेशल खाने का मन था क्या? अरे मैं कहाँ कभी खाने की डिमांड करता हूँ, मैं तो बस इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था ताकि आप लोगों की मेहनत बर्बाद ना हो। दरअसल मेरी बहन और जीजा जी भी कुछ देर में यहाँ आते होंगे। आखिर मैंने अपना पहला केस जो जीता है और मेरी सास मेरे दम पर अपना खुद का घर बना सकी है, जिसे देखने मेरे जीजा और दीदी आ रहे हैं। अरे पर उन्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आपने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया? आंचल कैसा मजाक कर रही हो? भला बेटी दामाद अपने घर में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या सासू माँ, सही कहा ना मैंने? आखिर ये घर हमारा भी तो है। आंचल शांत हो जा। दामाद जी, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की तो बात है। सुमन नहीं चाहती थी कि आंचल के ससुराल से अब कोई भी आए, पर बेचारी करती थी क्या, वो अपने दामाद को मना नहीं कर पाती। कुछ देर के बाद आंचल की ननद तानिया अपने पति के साथ आ जाती है और आते ही अपना सामान आंचल की बहन निशा के कमरे में रख देती है और अपना पर्स सोफे पर फेंक कर खुद फैल जाती है और लेटे लेटे आंचल के घर वालों से कहती है, कितना सॉफ्ट और मुलायम गद्दा है, मजा ही आ गया इस बिस्तर पर। तो अब से ना मैं इसी कमरे में रहूंगी। आखिर मेरे भाई की बदौलत ये घर बना है और इस नाते इस घर पर मेरा भी तो कुछ हक हुआ। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, आपका जब तक दिल करे तब तक यहाँ रहना। मैं तो सोच रहा था कि कल सुबह माँ को भी यहीं ले आओ ताकि हम सब एक साथ रह सके। क्यों सासू माँ, सही कहा ना मैंने? विपिन और उसके पूरे परिवार को आंचल के घर में बहुत मजा आ रहा था, पर आंचल और उसके घर वालों को विपिन और उसके परिवार की हरकतें राज नहीं आती। बेचारी सुमन कुछ कर भी नहीं सकती थी, आखिर उसकी बेटी का ससुराल जो था। तो वहीं दूसरी ओर आंचल भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, विपिन अपनी माँ और अपने भैया भाभी को भी अपने ससुराल में बसा लेता है और आंचल के घर वाले अपने ही घर में अनजाने हो जाते हैं। आंचल के ससुराल वाले अब कमरे से लेकर रसोई तक हर चीज पर बस अपना हक जताते हैं। अम्मा जल्दी बताओ ना, आपको क्या खाना है, मैं अभी रसोई में जाकर बना देती हूँ। अरे बेटा, बहुत दिन हो गए तेरे हाथ के दही भल्ले नहीं खाए। ऐसी बात है माँ, तो आज मैं आपको दही भल्ले और इडली डोसा सांभर सब कुछ खिलाऊंगी। भाभी, मेरे साथ किचन में चलो और मेरी थोड़ी हेल्प करा दो। दीदी, रसोई घर का सामान खत्म हो गया है। आप पिछले 2 महीने से यहीं बैठे हैं, पर एक भी दिन आपने राशन नहीं भरवाया। अब मेरी माँ और बहन अकेले कितना करेंगे? सुन लो माँ, राशन खत्म हो चुका है। पता नहीं कैसा घर है, यहाँ तो राशन भी नहीं रहता। अगर अपना घर होता ना तो मैं पक्का आपको वो सब कुछ बनाकर खिलाती जो आपका दिल करता। अब कुछ खा नहीं सकते तो क्या हुआ, टीवी तो देख ही सकते हैं। इतना बोलकर तानिया अपनी माँ और अपनी बड़ी भाभी के साथ टीवी देखने के लिए हॉल में जाती है, जहाँ निशा पहले से ही टीवी देख रही थी। पर फिर भी तानिया बिना निशा से पूछे रिमोट ले लेती है और टीवी का चैनल बदल देती है, जिस पर निशा को बहुत गुस्सा आता है। पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है और अपनी माँ और दीदी से कहती है, हद होती है दीदी, आपके ससुराल वाले तो बड़े ही बदतमीज है। एक तो दूसरों के घर आकर मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं, ऊपर से ये तो ऐसे करते हैं मानो जैसे ये इनका घर है।
इन्होंने तो हमें ही हमारे घर से बेघर कर दिया। हर चीज पर ये लोग अपना हक जमाते हैं। पता नहीं जीजू सड़क छाप लॉयर कैसे बन गए, जबकि आपका तो पूरा ससुराल ही सड़क छाप है। हमने गलती कर दी जो अपना इतना छोटा सा केस जीजा के हाथ में पकड़ाया। इससे तो अच्छा हम अपने रिश्तेदारों को खुद 2 थप्पड़ मारते और उनसे अपना घर छीन लेते। निशा, ये कौन सा तरीका है बात करने का? तू जिनकी बुराई कर रही है वो लोग तेरी दीदी के ससुराल वाले हैं। माँ, निशा बिल्कुल सही कह रही है। आखिर आप कब तक घुट घुट कर रहोगी अपने घर में? वो तो भगवान का शुक्र है कि पापा के मृत्यु के बाद उनकी सरकारी नौकरी आपको मिल गई। अगर आज आपके हाथ में नौकरी नहीं होती तो मेरे ससुराल वाले तो आपको नोच कर ही खा जाते। माँ, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आंचल अपने ससुराल वालों की हरकतें और बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसीलिए वो अपना दिमाग लगाती है और अपने ससुराल जाकर अपनी चाची सास से मिलती है और सारी बात उन्हें बताकर उनकी मदद भी मांगती है। प्लीज़ चाची जी, मना मत कीजिए, मुझ पर ये एक एहसान कर दीजिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बस आपको हमारे उस छोटे से घर पर अपना कब्जा करना होगा ताकि मेरे ससुराल वाले मेरा मायका छोड़कर अपने घर में वापस आ सके। अब समझ में आया तो तुझे मैं क्यों तेरे ससुराल वालों से दूर रहती हूँ। पर मुझे तो डर लग रहा है कि तेरा पति लॉयर है। अगर मैंने तेरे उस खंडहर पर अपना हक जमाया तो कहीं वो मुझसे मेरा ही घर ना छीन ले। और फिक्र मत कीजिए चाची जी, आपका भतीजा एक सड़क छाप लॉयर है। वो एक चींटी को भी सजा नहीं दिलवा सकता, तो आपका क्या ही बिगाड़ लेगा। मैं हूं ना आपके साथ। आप बस अपने परिवार के साथ 2 दिन मेरे ससुराल में रहना और किसी तरह से उनके कानों में खबर भिजवा देना कि आप लोग पिछले 2 महीने से उसी घर में रह रहे हैं और बहुत जल्द वो घर आप लोग अपने नाम करवाने वाले हैं। फिर देखना कैसे उल्टे पैर मेरे ससुराल वाले मेरा मायका छोड़कर जाते हैं अपने घर। आंचल के कहने पर आंचल की चाची सास बिल्कुल वैसा ही करती है और जब आंचल के ससुराल वालों को पता चलता है कि उनके घर में पिछले 2 महीने से विपिन की चाची रह रही है तो वो लोग बिना कुछ सोचे समझे अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। इस तरह से आंचल अपना दिमाग लगाती है और अपने ससुराल वालों को अपने मायके से उठाकर वापस अपने घर ले आती है, जिसके बाद आंचल के ससुराल वाले फिर कभी अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में नहीं बसते, इस डर से कि कहीं फिर से कोई और उनके घर पर कब्जा ना कर ले। आंचल की शादी। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहता था। परिवार सुखी संपन्न था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। घर में एक बात बहुत अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, जैसे ही बूढ़े आदमी ने थाली उठाई वैसे ही उसके हाथ से थाली छिटक गई और थोड़ी दाल टेबल पे गिर गई। इस बात पर उसकी बहू और बेटे ने घृणा दृष्टि से पिता की ओर देखा और फिर से अपना खाना खाने में लग गए। फिर बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता, कभी जमीन पर। तभी बहू गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं, इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। पति ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो, लेकिन उनका बेटा यह सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर। एक दिन वो छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम दादाजी की तरफ क्यों देख रहे हो? अपना खाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोलता, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूंगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों को दे दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेबल पर खाने के लिए बिठाया, और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ बाप इस दुनिया के सबसे बड़ी पूंजी हैं। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा ले या कितना भी धन इकट्ठा कर ले, लेकिन माँ बाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।